मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 15 मई 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए जो आकर्षण का सिद्धांत या यूं कह लीजिए आकर्षण के नियम के बारे में जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि हम सब का एक मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क में ढेर सारे विचार उठते रहते हैं। तो क्या हमारे उठते हुए इन विचारों का कोई सीधा संबंध इस आकर्षण के नियम से है? आइए इसे थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसे अपने मूल विषय से यहाँ एक बार फिर से जोड़कर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं दरअसल बात इस मुद्दे पर कर रहा हूँ कि हम प्रेरित कैसे हों, है ना। किसी को कहाँ से प्रेरणा मिलती है, तो जो प्रेरणा है उसे मैं आकर्षण के सिद्धांत के तहत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि क्या कारण है कि कोई व्यक्ति जिस बात से प्रेरित हो जाता है दूसरे व्यक्ति को उसका पता भी नहीं लगता है। क्या कारण है कि जो प्रेरणाओं की एक श्रृंखला सी किसी के दिमाग में तो बनती चली जाती है लेकिन दूसरे के दिमाग में वो लगातार खंडित होती चली जाती हैं। इसी विषय को हम लोग जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं इसमें इतना वक्त भी ले रहा हूँ। आप लोगों ने रामायण सीरियल जरूर देखा होगा। 50 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं डेफिनेटली उन्होंने 87-88 के आसपास जब इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ था उस समय देखा होगा। और अभी लॉकडाउन के दौर में भी रामायण सीरियल फिर से दिखाया गया जो बहुत ही सुपरहिट हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। उसमें आप एक सीन को याद कीजिए, मुझे लगता है कि वो बहुत मौजूद सीन होगा यहाँ बताने के लिए कि जैसे राम रावण का युद्ध हो रहा है या लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है। याद करने की कोशिश कीजिए। तब होता यह है कि जैसे राम ने इधर से एक अपना वाण छोड़ा है ना, वो अग्नि वाण है, कोई भी वाण है, या लक्ष्मण ने इधर से एक वाण छोड़ा, तो अब उधर दूसरी पार्टी यानी कि रावण भी अपना वाण छोड़ते हैं या यूं कह लीजिए मेघनाथ अपना वाण छोड़ते उस वाण के जवाब में। तो आप उस सीन को याद कीजिए कि इधर से साए बहुत रफ्तार के साथ वो वाण जो है रावण की तरफ जा रहा है और रावण भी एक वाण छोड़ता है जो बहुत रफ्तार के साथ राम की तरफ जा रहा है, और बीच में वो दोनों वाण एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद वही नष्ट हो जाते हैं, है ना, उनमें आग लग जाती है और वहीं खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। दोस्तों, यह जो दृश्य है मुझे विचारों के स्तर पर और खासकर जब हम प्रेरणा से संबंधित विचारों की बात कर रहे हैं तो बहुत एप्रोप्रिएट लगता है, बहुत सही लगता है। अब मैं अपने एक बहुत ही पुराने इसी दौर में जो मैंने एक उदाहरण दिया था उस पर आना चाहूँगा। मैंने कहा था कि जब हम किसी को बड़े जोशीले भाषण देते हुए सुनते हैं तो हमारे मन में भी एक जोश भर जाता है और हम संकल्प ले लेते हैं कि नहीं मैं भी ऐसा करूँगा, बिल्कुल ऐसा करूँगा। कुछ समय के बाद हमारा वो संकल्प कमजोर पड़ने लगता है, फिर हमारा दिमाग धीरे धीरे उससे निकलने के लिए तर्क ढूंढने लगता है कि हम कैसे बाहर निकलें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप में से कोई है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या जोश भरा हुआ है कि मैं तो IAS की तैयारी करूंगा और उसमें आप लगे हुए भी हैं। अभी आपने एक छोटी सी खबर पढ़ी कि जो IAS ऑफिसर है रानी नागर जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, 5 साल की उनकी नौकरी हुई थी, 2014 बैच की थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। राइट, अब ये घटना है, त्यागपत्र दे दिया। अब आप देखिए कि इस त्यागपत्र को जो भी स्टूडेंट IAS की तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग नजरिए से देखेंगे। जिनका दिमाग कमजोर है या कह लीजिए जो भागने के लिए सोच रहे हैं, तर्क की तलाश कर रहे हैं, वो इसे इस रूप में देखेंगे, अरे यार बताओ 5 साल की नौकरी थी, कितना मर मर करके तो IAS बनी और अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर मैं उसके लिए क्यों मर रहा हूं फालतू के, हो सकता है मुझे भी त्यागपत्र देना पड़ जाए, तो हम करते ही नहीं है। एक ये भी डायमेंशन है। दूसरा ये भी सोचने का है कि भैया टोटल 5000 IAS अफसर पूरे के पूरे देश में, उसमें से एक ही ने तो इस्तीफा दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जब होगा आगे देखा जाएगा, जब होगा तो हम भी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम बन के दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए कि एक घटना एक ही है और इसे 2 अलग अलग रूपों में देखा जा रहा है, और ये जो 2 अलग अलग रूप हैं ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आपको IAS की तैयारी से बिल्कुल अलग कर दे रहा है, दूसरा यह कि आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपने एक घटना सुनी, पढ़ा, उस पर विचार किया और अपने काम में लग गए। यहां संकल्प की आपको मजबूती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसे ही मैंने यहां विचारों के द्वंद्व के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप इसे चुंबक की संरचना से जोड़ लें।
चुंबक की संरचना। देखिए, चुंबक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके जितने भी अणु होते हैं वो बहुत ही व्यवस्थित किए जाते हैं। लोहे का कोई टुकड़ा है, उसके ऊपर आप चुंबक रगड़ते रहिए, तो अब उन अणुओं को वो उस तरह से आकर्षित कर रहा है जैसे वो किसी भी लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है, तो उन्हें वो सिस्टमेटिक बना देता है। यानी कि लोहे के जो बिखरे हुए अणु थे, जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनमें आकर्षण करने की शक्ति पैदा हो जाती है। यह बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप जो मैंने बात अभी चुंबक के बारे में कही है दोस्तों, इसको अब अपने विचारों पर अप्लाई कर दे। मैं दिमाग पर अप्लाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारों पर अप्लाई करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, हमारा दिमाग एक चुंबक है, लोहा है। इनफैक्ट हमारा दिमाग एक लोहा है। इसमें चुंबक के गुण हैं, ऑटोमेटिक तरीके से और नेचुरल तरीके से हैं। वो कुछ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज को आकर्षित करता ही है, और ऐसा भी नहीं कि हर एक व्यक्ति एक ही चीज को आकर्षित करता है। आप देखिए, दुनिया में इतने सारे फूल हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। इतनी सारी मिठाइयां हैं, सबको अलग अलग चीजें पसंद है, तो वो आकर्षित कर रहे हैं उन चीजों को, उनका दिमाग आकर्षित कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि जो बड़े संकल्प होते हैं, तो बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए अधिक चुंबकीय शक्ति की जरूरत पड़ती है। चुंबक की भी तो जो क्षमता है, चुंबकीय क्षमता, वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। कोई छोटे से टुकड़े को आकर्षित कर सकता है, और जो इनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर है वो तो पता नहीं कितनों को आकर्षित कर सकते हैं। आप सूरज के आकर्षण शक्ति को देखिए। सूरज के चारों तरफ जो दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, वो ग्रह कैसे घूम रहे हैं? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वो बकायदे जो सूर्य की आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से घूम रहे हैं। आकर्षण और विकर्षण शक्ति का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, और वो अपने परिपथ पर घूम रहे हैं, लेकिन वहां आकर्षण शक्ति काम कर रही है, तो वो सूर्य की आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी पर समुद्रों में जब ज्वार भाटा आते हैं, है ना, लो टाइड्स हाई टाइड्स जब आते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से आते हैं, सूर्य की मिलीजुली आकर्षण शक्ति से आते हैं, और उस पर पृथ्वी भी अपनी आकर्षण शक्ति का प्रभाव डालती है। तो अगर आप ना बहुत गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा फ्रेंड्स, कि इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जुड़ाव, बिखराव, उन सब के केंद्र में आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा होता है। आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा होता है, और ये जो आकर्षण और विकर्षण की जो शक्ति है वो एक जैसी नहीं होती। मेरा दिमाग किसी और चीज को आकर्षित कर सकता है, आपका दिमाग उससे कई गुना ज्यादा बड़ी चीज को आकर्षित कर सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना है तो हमें अपने दिमाग को अधिक शक्तिशाली वाले चुंबक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रकृति ने जो दिया है वो दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि संस्कारों में परिवर्तन होने की संभावनाएं व्यक्ति के साथ मौजूद होती हैं। तो अगर हम कोई बड़ी चीज चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें अपने दिमाग की चुंबकीय शक्ति को भी उस बड़ी चीज को आकर्षित करने के लायक बनाना होगा। तो दोस्तों, अपनी बात को, आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मेरी इस बात पर आप सब भी अपने अपने ढंग से विचार करें, फिर आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। बेहतर होगा कि आप सब अपने अपने विचारों से इस बीच में मुझे अवगत भी कराते रहें। हो सकता है कि उसमें से कुछ मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाए अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इन 2 दिनों के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अपना ख्याल रखें, अपने साथी, अपने परिचितों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।